हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। अगेन आज की वीडियो, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देख रखी होगी तो मैंने लास्ट वीडियो यहीं पे एंड की थी। अगर आप लोग को याद होगा तो इसी स्क्रीन पे मैंने जाके वीडियो को एंड कर दिया था। मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये देखो, मेरे से स्टार भी नहीं बनता, डीन एम्ब्रोस बन गया था। हाँ ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं नेशनल इनकम और उसके कुछ बेसिक एग्रीगेट्स के बारे में। हाय देयर एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू कॉमर्स वाले। आप सभी का कॉमर्स वाले पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का जो टाइटल ही है ना, वो अपने आप में ज़बरदस्त टाइटल है, नेशनल इनकम। पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर कोई तगड़ा चैप्टर है, अगर कोई ऐसा चैप्टर है जिससे बच्चे डर सकते हैं या डर लगता है, यही है। और अगेन मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये जो चैप्टर है ना, जब आप लोग पढ़ लोगे ना, अभी जब वीडियो ख़त्म होगी आपको डर लगेगा ही नहीं। क्यों सर, आप क्या करोगे? बताते हैं। चलो देखो, नेशनल इनकम होता क्या है, ये उन्हीं को समझ आएगा जिन्होंने लास्ट वीडियो देख रखी है या फिर चैप्टर इससे पहले वाला पढ़ रखा है, जैसे कि सम बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ क्या कहते हैं उसको, जो भी सम बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आप ये सब पढ़ रखे हैं तो आपको समझ आएगा। सम बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं बाबू, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ रखे हैं तो बिल्कुल। नेशनल इनकम क्या है? तो नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ इनकम, फैक्टर इनकम। आप चाहो तो 1.5 के स्पीड पे भी देख सकते हो। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री बोल लो या फिर ऑफ अ इकोनॉमी बोल लो। चलो ऑफ ए कंट्री बोल लेते हैं, ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। सर आपका स्पेलिंग गलत है, छोड़ो ना, क्या करना है, आप सही लिखना। चलो देखो, नेशनल इनकम का डेफिनेशन मैं आपको दो तरीके बताता हूँ इसको समझने के। एक तरीका है पूरा एक बार में रट लो, दूसरा तरीका है समझो। देखो, मेरा खुद का एक पर्सनल तरीका है कि मैं जो डेफिनेशन होता है उसको मैं 2-3 पॉइंट्स में तोड़ देता हूँ। कैसे समझना मेरी बात को, बस मैं आपसे ना अगले 15-20 मिनट 25 मिनट में आपके चाहूँगा, जितने मिनट की वीडियो बन जाए उस समय तक आपके मन में बट इफ और नहीं आना चाहिए कि सर ये भी होता है, हमने वो पढ़ रखा है, सब भूल जाओ। सिर्फ दुनिया में मैं हूँ और आप हो और आप मेरी बात सुन रहे हो, बस आपको इतना होना चाहिए। मन में जहाँ कुछ आ जाए तो भाई फिर काम खराब हो जाएगा। अभी सिर्फ सुनते जाओ। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। ये हो गया पहला पॉइंट कि नेशनल इनकम क्या है, सम टोटल है। किसका? फैक्टर इनकम का। क्या होता है फैक्टर इनकम? छोड़ो ना, बाद में समझेंगे। अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, जो कि नॉर्मल रेसिडेंट्स कमाते हैं। ठीक है सर, रेसिडेंट्स तो समझ में आता है, नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है छोड़ो ना, ये भी बाद में समझेंगे। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो यानी मैंने पूरे डेफिनेशन को कितने पार्ट्स में तोड़ दिया? 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट भैया फैक्टर इनकम तक है, दूसरा पार्ट कंट्री तक है और तीसरा पार्ट आपका कहाँ तक चल जाएगा? ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर तक। अब आ जाओ कॉन्सेप्ट पे। कोई तुमसे पूछ ले कि बताओ बाबू नेशनल इनकम क्या होता है, आप उसको इतना बोलेंगे, जितने भी लोग हैं, अभी आप नॉर्मल रेसिडेंट्स फैक्टर इनकम छोड़ दो, ज़्यादा कॉन्सेप्ट में मत जाओ, वो मेरा काम है और इसी वीडियो में मैं बताऊँगा। आपको सिर्फ इतना बोलना है, जितने भी लोग हैं वो जितना भी पैसा कमा रहे हैं, एक कंट्री के लोग जितना भी पैसा कमा रहे हैं एक साल के अंदर, यानी कि अकाउंटिंग ईयर के अंदर, उसी को हम नेशनल इनकम बोल देंगे अगर सबका इनकम हम जोड़ दे तो। फिर से सुनो, जितने भी लोग हैं एक कंट्री में, वो जितना भी इनकम जनरेट कर रहे हैं, जितना भी पैसा वो कमा रहे हैं, उन सभी के पैसे को क्या कर दो? जोड़ दो। कब से कब तक? एक साल के अंदर तक, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। उसी को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। ये हो गया समझाने के लिए। लेकिन यहाँ पर 2 बात है जो आपको भी तंग कर रहा होगा। ये क्या हो गया? सॉरी। यहाँ पर 2 बातें जो शायद आपको तंग कर रही होंगी। पहला है फैक्टर इनकम और दूसरा है नॉर्मल रेसिडेंट्स। अब मैं आपको इन टॉपिक्स पे ले जाऊँगा, इन टॉपिक्स के बारे में समझाऊंगा कि फैक्टर इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम समझ गए? हाँ जी सर समझ गए। ये बार बार क्या हो रहा है, स्टार क्यों नहीं बन रहा मेरे से? बन गया। अब आओ हम लोग बात करते हैं फैक्टर इनकम पे, और इसके बाद हम लोग एक और चीज़ पे बात करेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसफ़र इनकम। क्या बोलते हैं सर? ट्रांसफ़र इनकम बोलते हैं उसको। ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करूं, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा। पीछे मतलब लास्ट वीडियो में, मतलब कुछ काम है इसलिए मैं ले जा रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पे समझा रखा है, लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है देख लेना। फैक्टर पेमेंट, किसी का पेमेंट किसी के लिए क्या कहलाएगा? इनकम कहलाएगा।
ठीक है सर, आप क्यों ले गए? 2 रीज़न के कारण। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देख ली है उनको मालूम पड़ जाएगा कि ये वहाँ से कहाँ से इसका रिलेशन बैठेगा फैक्टर इनकम समझते टाइम, और जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो इस वीडियो के बाद जाके देख सकते हैं। ये वीडियो देख लो, कोई काम आ जाएगा, सब समझ आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चलो समझो इधर। सर फैक्टर इनकम का मतलब होता है वैसा इनकम जो मेहनत करने के बदले में मिला। मेहनत ऐसी ना लिखते हैं मेहनत, हाँ मेहनत करने के बदले में। सर आप भी ना सर, मेहनत करने के बदले में ना सर, पीछे जाओ, हाँ मेहनत करने के बदले में। और ट्रांसफर इनकम का तो नाम ही है ट्रांसफ़र, यानी कि बिना मेहनत के। सर समझाओगे नहीं, खाली आप ऐसे लिखोगे? समझाऊंगा ना बाबू, समझाऊंगा। मैंने कहा था ना अगले 20-25 मिनट मुझे दे दो, आप दे तो दो। आप दुनिया ना जाने इंडिया के कितने बच्चों से आप आगे निकल जाओगे। चलो समझो, फैक्टर इनकम मतलब वैसा इनकम जो मेहनत करने के बदले में मिलता है। जैसे आपके पापा, आपकी मम्मी, वो लोग अगर कहीं काम करते हैं किसी ऑफिस में, तो वो काम करने के बदले उनको क्या मिलता है? पेमेंट मिलता है। अगर ऑफिस वाला पेमेंट कर रहा है तो आपके पापा मम्मी के लिए क्या है? वो इनकम है। समझ आ गया? सर हमारा भी तो इनकम होता है। कैसे होता है? सर हमारे पापा क्या करते हैं, जब ऑफिस जा रहे होते हैं तो हम लोग पापा से जाके चिपक जाते हैं, और पापा ना हमको 10 रुपये दे देते हैं। मेरी मम्मी तो हमको 10 रुपये देती है। जब भी हम बाहर जा रहे हो या मम्मी बाहर जा रही हो, हम क्या करते हैं? मम्मी से जाके चिपक जाते हैं, मम्मी को प्यार करने लगते हैं। मम्मी समझ जाती है इसको पैसा चाहिए, मेरी मम्मी अपने पर्स में से 10 रुपये हमको निकाल के दे देती है। तो क्या हम यहाँ पे कोई मेहनत किए? नहीं सर, आप यहाँ पे मेहनत नहीं किए। तो वैसा कमाई, वैसा इनकम जो बिना मेहनत के मिला, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफ़र इनकम। और एक बात का खास ख्याल रखेंगे, ट्रांसफ़र इनकम जो है वो कभी भी नेशनल इनकम में नहीं जुड़ेगा। नेशनल इनकम में हमेशा कौन सा इनकम जुड़ेगा? सर फैक्टर इनकम जुड़ेगा। इसीलिए आपको यहाँ पर नेशनल इनकम का डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, ध्यान देंगे, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ कौन सा इनकम? फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम मतलब वैसा इनकम जो मेहनत करने के बदले में मिला। जैसे कि आपके पापा ऑफिस गए, मेरी मम्मी ऑफिस गई, मेरी दीदी ऑफिस गई, हम ऑफिस गए, वहाँ से कुछ पैसा कमाए, मतलब हम कुछ मेहनत किए, उसके बदले में हमको पैसा मिल रहा है, उसी को कहते हैं फैक्टर इनकम। और ट्रांसफ़र इनकम मतलब जब पापा ऑफिस जाने लगे, पापा से जाके चिपक गए, मम्मी ऑफिस जाने लगी, मम्मी से जाके चिपक गए कि नहीं नहीं कुछ पैसा दो, उसको कहते हैं ट्रांसफ़र इनकम। समझ आ गया? हाँ जी सर समझ आ गया। तो ट्रांसफ़र इनकम हम लोग क्यों नहीं जोड़ते? अगर कोई तुमसे पूछ ले कि ट्रांसफ़र इनकम क्यों नहीं जोड़ते हैं, तो आप उसको इतना सा कहना कि ये किसी भी तरीके से प्रोडक्शन में मदद नहीं कर रहा है। आपके पापा 100 रुपया कमाए, कुछ ना कुछ मेहनत किए होंगे, यानी आपके पापा वैल्यू एडिशन किए हैं, कुछ ना कुछ तो प्रोडक्शन किए होंगे, चाहे सर्विस दिए होंगे उसके बदले में। उसमें से 10 रुपये आपके पापा दे दिए आपको, आप क्या वैल्यू ऐड किए? आप अपने आप से पूछो, कोई वैल्यू ऐड किए? नहीं। तो जहाँ पे वैल्यू ऐड ना हो, कोई मेहनत ना हो, उस इनकम को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफ़र इनकम। समझ आ गया सर? सर अच्छे से समझ में आ गया? आना ही था। चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नॉर्मल रेसिडेंट्स। नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या होता है वो समझेंगे पहले। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम का डेफिनेशन समझ रहे हैं। नॉर्मल रेसिडेंट। सर आप हर चीज़ शॉर्ट में क्यों लिखते हो? बाबू हर चीज़ हम शॉर्ट में इसलिए लिखते हैं ना, कोशिश करते ज़्यादातर चीज़ शॉर्ट में लिखने का। आज हम बता देते हैं, आज आप लोग हमसे पूछ लिए ना। एक्चुअली हुआ क्या है ना कि मतलब मेरे को बहुत सारा अवार्ड मिला है, इंटरनेशनल लेवल का अवार्ड मिला मेरे हैंड राइटिंग को लेके। मतलब सब पागल हैं, सब पागल। बराक ओबामा जी मेरे पास आए थे एक दिन, मेरे घर पे यहीं पे आए थे, वो बोले ये वाला अवार्ड ले लीजिए। तो हम नहीं लेते, क्यों इतना मतलब हम वो करेंगे? आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम कभी भी ऐसे नहीं करते हैं, हमको नहीं चाहिए उतना पब्लिसिटी है। अच्छा हैंड राइटिंग क्या कर सकते हैं? चलो अब सर आप मस्ती कर रहे हैं ना? हाँ बाबू मस्ती कर रहे हैं। चलो देखेंगे, नॉर्मल रेसिडेंट्स के लाने के लिए आपके पास 2 चीज़ें होना ज़रूरी है। आई मीन दो कंडीशंस को जब आप फुलफ़िल कर दोगे तो आप नॉर्मल रेसिडेंट्स कहला सकते हो। पहला कंडीशन क्या है? पर्सन। पहला कंडीशन है पर्सन हु ऑर्डिनरीली द पर्सन हु ऑर्डिनरीली resides in the country। कितना दिन तक? For 1 year or more। ठीक है सर। सेकंड आइए, सेकंड कंडीशन क्या है? उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए ना उस पर्सन का,
इकोनॉमिक इंटरेस्ट वो उसी कंट्री में होना चाहिए जिस कंट्री में वो ऑर्डिनरीली रिसाइड कर रहा है। समझ आ गया? तो 2 पॉइंट्स यहाँ पर समझने वाले हैं, बाकी तो आपको आता ही है। सर ऑर्डिनरीली रिसाइड्स कहने का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरीली रिसाइड्स कहने का मतलब होता है बेसिकली कि वो जो पर्सन है ना वहाँ पर 1 साल से ज़्यादा रहना चाहिए। जैसे लेट से कोई पर्सन है वो इंडिया में 1 साल से ज़्यादा रहा, 1 साल या फिर 1 साल से ज़्यादा रहा, तो वो क्या कहलाएगा? ऑर्डिनरीली रिसाइड्स, यानी कि वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? नॉर्मल रेसिडेंट्स। गलत 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 सर, होगा तो अरे गलत, अभी प्रूफ कर दीजिए। ऑर्डिनरीली रिसाइड्स होने से सिर्फ काम नहीं बनेगा सर, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी होवे के चाहिए। हाँ जी सर, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी होना चाहिए, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहने का मतलब उसका प्रोडक्शन है ना, उसका मतलब वो अगर कुछ प्रोडक्शन कर रहा है, वो लेट से कुछ सेल्स कर रहा है, लेट से वो कुछ इनकम जनरेट कर रहा है, लेट से वो एक्सपेंड कर रहा है, कुछ भी कर रहा है एक्सेट्रा, वो सेम कंट्री में होना चाहिए जिस कंट्री में वो ऑर्डिनरीली रिसाइड कर रहा है। ऑर्डिनरीली रिसाइड करने का मतलब लगातार वहीं पर रह रहा है 1 साल या 1 साल से ज़्यादा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा प्लस इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसका वहीं पे है। सर इकोनॉमिक इंटरेस्ट खाली यहाँ पे और 1 साल से ज़्यादा ना रहे तो नहीं, फिर वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। सर 1 साल से ज़्यादा रह रहा है लेकिन वो ना यहाँ से कुछ कमा नहीं रहा, उसके मम्मी पापा पैसा भेजते हैं, उसका कुछ और उस मतलब कोई और कंट्री में उसका वो चलता है बिजनेस, हाँ तो फिर भी वो और नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं है। पत्थर का लकीर है, नॉर्मल रेसिडेंट्स होने के लिए बाबू दोनों होना जरूरी, ऑर्डिनरी रेसाइड्स प्लस इकोनॉमिक इंटरेस्ट एट द सेम टाइम। कोई एक होगा तो भी काम नहीं चलेगा, एज सिंपल एज इट कुड बी। समझ में आया? अगर आया तो हाँ टाइप कर दो कमेंट सेक्शन में, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास। अच्छा सॉरी, उससे आगे बढ़ने से पहले आ जाओ नेशनल इनकम का डेफिनेशन देख लेते हैं। आप शायद समझ आ रहा हो कि नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। 1 साल के अंदर जितने भी नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं उन्होंने जो भी फैक्टर इनकम को कमाया है उसी को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। फैक्टर इनकम क्या होता है, नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या होता है, वो हम आपको अलग से अच्छे से समझा चुके हैं, अब उस पर दोबारा बात नहीं करेंगे। नहीं समझ आया एक बार वीडियो रिपीट करके देख लो, कोई इशू नहीं है। चलो अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ जी हो रहा है। चलो अब आगे वाली टॉपिक के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। मैं आपको एक बात बता दूँ पहले ही, अगर आप मेरे साथ बुक ओपन करके पढ़ रहे हो, लाइक आप पैरेलली बुक भी रखे हुए अपने पास, तो काइंडली वहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर ये समझ में आ गया तो 80% ऑफ द चैप्टर, ये चैप्टर आपका ख़त्म, फिर तो कुछ है नहीं, सब मक्खन है इसके बाद। ठीक है सर, एक बात जान लो, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं 4 तरीके के, उसका यहाँ पे बहुत मेजर रोल प्ले होगा। जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये बताया था ना मैंने आपको। लैंड के बदले क्या मिलता है आपको? सर रेंट। लेबर के बदले क्या मिलता है आपको? सर वेजेस बोल लो, सर वेजेस बोल लो या फिर आप सैलरी बोल लो, ठीक है भाई। कैपिटल के बदले क्या मिलता है आपको? सर इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले क्या मिलता है आपको? सर प्रॉफिट मिलता है। बिल्कुल। तो जब हम डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करेगा। प्लस इनमें एक थिन लाइन है, जो उस थिन लाइन को समझ गया, मैं कह रहा हूँ ना कसम से, मैं झूठ नहीं कह रहा, मोस्ट प्रोबेबली 15 से 20% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ये कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होता है। मैं नहीं कह रहा कि किसी का क्लियर नहीं होता, मैं कह रहा हूँ 100% जिनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वो सिर्फ और सिर्फ 15 से 20% बच्चे ही होते हैं। ठीक है, चलो जब हम डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर रेंट तो आएगा ही आएगा, प्लस वेजेस तो आएगा ही आएगा, प्लस इंटरेस्ट तो आएगा ही आएगा, प्लस प्रॉफिट तो आएगा ही आएगा। वेजेस के बदले कभी कभी आपको कॉपी या बुक में लिखा हुआ मिलेगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, तो डरना मत। यानी ये सभी चीज़ें तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन कौन सी चीज़ें आएंगी? नेशनल इनकम में भी ये चीज़ें आती हैं। जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ भी रेंट आएगा, प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आएगा, प्लस इंटरेस्ट एंड प्लस प्रॉफिट, ये 4 चीज़ वहाँ भी आएंगी। तो भैया डिफरेंस कहाँ क्रिएट हो रहा है ये तो बताओ। डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते टाइम जितने भी लोग हैं, यानी कि ये जो जनरेट हो रहा है ना, किसी को रेंट मिल रहा है, किसी को कंपनसेशन मिल रहा है, किसी को इंटरेस्ट मिल रहा है, किसी को प्रॉफिट मिल रहा है, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग जिनको ये सब मिल रहा है या कुछ एक चीज़ मिल रहा है या सब कुछ मिल रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो ध्यान से सुनना मेरा बात, यहीं पे कॉन्सेप्ट है, अगर वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट हुआ है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हुआ है, तो हम लोग उसको कहाँ लिख देंगे? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हुआ है, मतलब कि विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी।
तो उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे सर? उसको हम लोग लिखेंगे डोमेस्टिक इनकम में, मतलब उसको हम लोग ऐड ऑन करेंगे क्या निकालते समय? डोमेस्टिक इनकम निकालते समय। लेकिन 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 जब हम लोग नेशनल इनकम निकालेंगे ना, नेशनल इनकम, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ कौन आएगा सर? नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री आएंगे। कौन आएगा? नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री, नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री आएंगे, ठीक है। नहीं मैटर करता कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट हुआ है या डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर। डोमेस्टिक टेरिटरी के मतलब विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी जनरेट हुआ है, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी जनरेट हुआ है, या फिर आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी है, विद इन है या फिर आउटसाइड है। सर नहीं समझ आएगा, फिर से समझा दोगे? चलो सुनो ध्यान से, मैंने कहा था नहीं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अभी मैंने आपसे 20-25 मिनट मांगे थे, तो अभी मेरे पूरे नहीं हुए हैं, मेरी बात पूरी तरीके से सुनो। जब हम डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे तो जितना भी रेंट, वेजेस, इनकम, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस को जैसे दूसरा नाम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। अभी समझाने के लिए लेट से ये भारत का नक्शा है, लेट से कोई बहस नहीं करेगा, एक्चुअली भारत का नक्शा बनाने नहीं आता है, लेट से ये भारत का नक्शा है, इसके अंदर जितने भी लोगों ने पैसा कमाया है, जितने भी लोगों ने, चाहे वो रेंट के थ्रू हो गया, चाहे वो किसी के भी थ्रू हो गया, वेजेस के थ्रू, इंटरेस्ट, कैसे भी, वो सब का सब पैसा हम लोग क्या कहाँ लिखेंगे? डोमेस्टिक इनकम में। जब हम लोग डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करेंगे सबका पैसा लिखेंगे। सर हो सकता है जो भारत के अंदर हो उनमें से कुछ लोग नॉर्मल रेसिडेंट्स हो और कुछ लोग नॉर्मल रेसिडेंट्स ना हो। कुछ लोग नॉर्मल रेसिडेंट्स हो सकते हैं, कुछ लोग नहीं हो सकते हैं, यानी कुछ लोग इंडियंस हो सकते हैं, कुछ लोग नहीं हो सकते हैं। तो छोड़ो ना, वही तो मैं आपको कह रहा हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता वो इंडियंस है कि नहीं है। अगर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर पैसा कमाया जा रहा है तो कहाँ लिखेंगे हम उसको? डोमेस्टिक इनकम में। लेकिन अगर डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर कोई पैसा कमा रहा है और वो नॉर्मल रेसिडेंट्स है इंडिया के लिए, तो वो क्या कहलाएगा हमारे लिए सर? नेशनल इनकम में उसका इनकम हम जोड़ेंगे। जैसे लेट से ये इंडिया है, इंडिया के अंदर जो मैं डॉट्स बना रहा हूँ ये नॉर्मल रेसिडेंट्स है, और जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ये बाहर के लोग हैं, नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं है, कोई बाहर के लोग हैं, कहीं के भी हो सकते हैं, चाइना, जापान, कुछ भी। और लेट से मैंने ये चाइना बनाया, चाइना क्या, लेट से मैंने ये जापान बनाया, जापान में भी कुछ इंडियंस हैं और वहाँ पर उन लोग के खुद अपने लोग होंगे, जापानीज़ लोग। तो जब मैं डोमेस्टिक इनकम निकालूंगा तो ये जो डोमेस्टिक टेरिटरी है ना, जितने लोगों ने कमाया, चाहे जापानीज़ हो, चाहे इंडियन हो, चाहे नॉर्मल रेसिडेंट हो, चाहे ना हो, कहाँ जोड़ देंगे? डोमेस्टिक इनकम में। लेकिन जब मैं नेशनल इनकम निकालूंगा तो मैं क्या करूँगा कि जितने वो बाहर के लोग थे ना, मैं इन सबको हटा दूँगा। कैसे हटाऊँगा? इनकी कमाई को मैं माइनस कर दूँगा, जो इन्होंने कमाया होगा ना, जो नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं हैं, जितना भी उन्होंने कमाया होगा मैं उसको माइनस कर दूंगा। किस में से? डोमेस्टिक इनकम में से माइनस कर दूंगा। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जितने लोग बाहर लेके जाएंगे। फिर मैं ऐड कर दूंगा। सर ये क्या लिखा आपने? छोड़ो ना, इतना जान लो, जो नॉर्मल रेसिडेंट्स की कमाई है, मतलब जो नॉन रेसिडेंट्स की कमाई है, मैंने उसको माइनस किया। लेकिन इंडिया के बाहर कुछ ऐसे लोग होंगे जो इंडिया के लिए अर्न कर रहे होंगे। फिर से सुनो, कुछ इंडियंस बाहर होंगे, कुछ नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडियंस किसी और देश में होंगे जो वहाँ पे अर्न कर रहे होंगे, लेकिन नॉर्मल रेसिडेंट्स है इंडिया के। सर ऐसा होता है? हाँ, अभी आगे समझाऊंगा। अगर हमारे इंडियंस या हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स किसी बाहर के देश में जाके कमा रहे हैं, तो जब हम नेशनल इनकम निकालेंगे तो उनका कमाई हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। किस में? डोमेस्टिक इनकम में, ताकि हम कहाँ चल जाए? नेशनल इनकम के, यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कोई दिक्कत नहीं सर? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर से सुन लो हम क्या बोले। भारत के नक्शे के अंदर जितने भी लोग कमा रहे हैं, चाहे वो नॉर्मल रेसिडेंट है नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता, उन सबका इनकम कहाँ जाएगा? डोमेस्टिक इनकम में। लेकिन यही जब हम नेशनल इनकम निकाल रहे होंगे तो भारत के अंदर जितने नॉन रेसिडेंट्स कमा रहे होंगे ना, हम उनको हटा देंगे, और जितने हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स भारत के बाहर कहीं और किसी देश में कमा रहे होंगे, उनके इनकम को भी हम जोड़ देंगे। एज सिंपल एज इट कुड बी। समझ में आ गया सर? डोमेस्टिक इनकम मतलब टेरिटरी के अंदर जितने लोग कमा रहे हैं, नॉर्मल रेसिडेंट्स है नहीं है फ़र्क नहीं पड़ता। और नेशनल इनकम मतलब सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल रेसिडेंट्स, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है या नहीं है। इतना समझ में आ जाना चाहिए आपको। मैंने लगभग 5 से 6 बार 7 बार एक ही चीज़ को बोला है, अब आ गया होगा आपकी समझ में। लेकिन अब सवाल ये उठता है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? सवाल यहाँ पे ये उठता है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? व्हाट इज़ डोमेस्टिक टेरिटरी? कुछ खास नहीं है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू यूएस इकोनॉमिक टेरिटरी, मैं पढ़ दे रहा हूँ, मैं उतना लिखूंगा नहीं। इकोनॉमिक टेरिटरी इज़ द
चलो लिख देता हूँ, इकोनॉमिक या फिर डोमेस्टिक जो बोलना चाहो, इकोनॉमिक टेरिटरी इज द जियोग्राफिकल, क्या बोलेंगे, जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड मतलब कंट्रोल्ड बाय अ गवर्नमेंट विद इन विच, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, विद इन विच, ध्यान से सुनना, विद इन विच पर्सन गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। सर नहीं समझ आया, मैंने समझा ही कहाँ भी, मैं तो अभी लिख रहा हूँ खाली। अकॉर्डिंग टू यूएस के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी वो ज्योग्राफिकल टेरिटरी है। ज्योग्राफिकल मतलब ऑन द अर्थ, मतलब जो जगह है, एक तरीके का जगह है, वो ज्योग्राफिकल टेरिटरी है, जो कि एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, यानी कि कंट्रोल किया जाता है। किसके थ्रू? सर गवर्नमेंट के थ्रू। और वो कंट्रोल कैसा होता है, कैसे कहेंगे कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी है? सर अगर वो कंट्रोल रहेगा ना वहाँ पर तो पता है क्या होगा, हमारे जो पर्सन है, हमारे जो गुड्स है और हमारा जो कैपिटल है वो वहाँ पर फ्रीली सर्कुलेट करेगा। जैसे अगर आपको लेट से पटना से दिल्ली जाना है, आप आराम से जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेट से आप कोई माल परचेज़ किए, दिल्ली घूमने गए थे, आपने वहाँ पे कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया, वहाँ से आप उसको पटना लेके आ रहे हो या चेन्नई लेके जा रहे हो, कोई नहीं रोकेगा आपको। क्यों? क्योंकि वो डोमेस्टिक टेरिटरी है। लेकिन यही आप दिल्ली से दुबई लेके जा रहे हो कोई माल, वहाँ पे कस्टम्स रोकेंगे आपको, वो चेक करेंगे आपके माल को, यानी कि आप फ्रीली वहाँ नहीं घूम सकते हो, आपके पास फ्रीडम नहीं है वहाँ पे। अगर आप किसी देश में जाओगे तो वहाँ पर आपका पासपोर्ट चेक किया जाएगा, आपके पास परमिशन है कि नहीं आने का वो देखा जाएगा। यानी कि सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो जिस जगह पे आप फ्रीली नहीं घूम सकते हैं वो आपका डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। सर क्या भारत का नक्शा ही सिर्फ भारत के लिए डोमेस्टिक टेरिटरी है? नहीं दोस्त, भारत का नक्शा ही भारत के लिए डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। ऐसी चीज़ें, ऐसी जगह, चाहे वो यूएसए में हो, चाहे वो चाइना में हो, जैसे कि लेट से इंडियन एम्बेसीज जो हैं वो इंडिया के बाहर हैं, लेकिन वहाँ पर हमारे जो पर्सन है, हमारे जो गुड्स है, हमारा जो कैपिटल है वो फ्रीली सर्कुलेट करता है। या यूँ बोलो इंडियन कंपनीज़ जो कि देश के बाहर है, फिर भी वहाँ हमारे जो गुड्स हैं, वहाँ हमारा जो पर्सन है, वहाँ हमारा जो कैपिटल है वो फ्रीली सर्कुलेट करता है। तो वैसी जगह भी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होंगी, ये बात का आप खास ख्याल रखेंगे। सर डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं समझ में आया, कोई इशू नहीं है, अगर नहीं समझ में आया ये वीडियो दोबारा से देख लो। इसके बाद वाली वीडियो में मैंने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है ना, जीडीपी एनडीपी एफसी, ये उधर से उधर जाना है, उधर से उधर जाना है, कैसे जाएंगे, नेट ग्रॉस क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, एनएफआईए क्या होता है, एनआईटीज़ क्या होते हैं, डेप्रिसिएशन कब लगेगा, कब जोड़ना है, कब घटाना है, मैंने वो सारी की सारी बातें एकदम अच्छे तरीके से, जन्नत की तरीके से मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बता रखा है। क्या बोल रहे हो? वो वाली वीडियो देखनी है, आ रही है ना स्क्रीन पे, लेफ्ट साइड पे क्लिक करो, देख लो। क्या बोल रहे हो? अकाउंट्स बीएसटी भी पढ़ा दो, मैं सब पढ़ाता हूँ। राइट हैंड साइड पे प्लेलिस्ट आ रही है, जो आपको देखना आप आराम से देख सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय। ये वीडियो यहीं तक, और मिलता हूँ आप सबसे मैं नेक्स्ट वीडियो में।